हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानी। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी के साथ उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाए। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार संपत्ति क्षति वसूली बिल लेकर किसान आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान सरकार के इस कानून से नहीं डरेंगे। उन्होंने कहा कि सभी को आंदोलन करने का पूरा अधिकार है और वहीं प्रदेश सरकार के 1057 स्कूल बंद करने के फैसले को लेकर भी अभय चौटाला हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चे पढ़ लिखकर आगे बढ़ें और वहीं इस दौरान अभय चौटाला ने कालका और ऐलनाबाद विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी कही। अभय चौटाला ने कहा कि वो पिछले दिनों कालका के 36 गांवों का दौरा कर चुके हैं। सरकार में की जिम्मेवारी बनती थी कि उनके लिए डॉक्टर्स का इंतजाम करते, पीने के पानी का इंतजाम करते, उनके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम करके देते। ये कोई तरीका थोड़ा ही है कि कोई आंदोलन कर रहा है तो आप उसके बिजली के कनेक्शन काट दो, आप उसको पानी मत दो। वो कोई इस देश के नागरिक नहीं है क्या? आंदोलन करना सबका अधिकार है। ये जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं प्राइमरी, इन स्कूलों का मकसद ये नहीं है कि इनमें स्टूडेंट नहीं है। इनको बंद करने के पीछे सरकार की एक मंशा है कि गरीब का बच्चा अनपढ़ रहे, वो पढ़ लिख ना सके, गांव का बच्चा जो है आगे ना बढ़ सके। गरीब आदमी के प्राइवेट स्कूल किस काम का है? वो कहां से फीस देगा? हम दोनों जगह से अपने पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करेंगे, दोनों जगह से हम चुनाव लड़ेंगे। हमने इसकी तैयारी कालका से शुरू कर दी। मैं पिछले 3 दिन से लगातार कालका के 36 गांव में होकर के आया हूं। रोहिंग्या मुसलमानों पर केंद्र के बाद हरियाणा सरकार भी गंभीर नजर आ रही है। प्रदेश के मेवात क्षेत्र में रोहिंग्या मुसलमानों के बसने की खबरों के बाद अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। विज ने कहा कि भारत देश कोई धर्मशाला नहीं जहां कोई भी आकर बस जाए। उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथोचित कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर भारत एक धर्मशाला तो है नहीं कि जिसका दिल करे आके यहाँ पे आके रुक जाए और ठहरने लग जाए, तो उसका हम इंतजाम करेंगे। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पलवल के महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र एवं पंचायत भवन में लोक संपर्क एवं परिवार समिति की बैठक ली और इस परिवाद बैठक में 12 परिवाद रखे गए, जिनमें से 7 का निपटारा कर दिया गया, जबकि 5 परिवाद को आगामी बैठक में सुनवाई के लिए रखा गया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। जैसे ही धरने पर बैठे किसानों को मंत्री बनवारी लाल की सूचना मिली तो किसान भी काले झंडे लेकर उनका विरोध करने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन उससे पहले मंत्री जी मीटिंग को खत्म कर निकल गए थे। हालांकि विरोध करने पहुंचे किसानों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार के मंत्री और विधायकों का विरोध करते रहेंगे। आने वाली 21 मार्च को दुष्यंत चौटाला के फरीदाबाद में होने वाली होली मिलन समारोह का विरोध किया जाएगा। आज टोटल 12 ग्रीवेंसेज थी, जिसमें से 7 का निपटारा हो गया, 5 पेंडिंग है और कुछ एक शिकायतें गंभीर थी जिसमें गबन का लोगों ने इल्जाम लगाया हुआ था। उसमें हमने एक सेक्रेटरी को और एक क्लर्क को भी सस्पेंड किया है और आगे भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि इस तरह से कोई भी शिकायत आती है उसको तत्परता से निपटाएं और जनता को ये लगे कि उनको न्याय मिल रहा है और आगे से कोई कोताही ना बरतें। SIT भी गठित की गई है एक मामले में। हाँ, जहाँ सीरियस मामले थे उसमें SIT भी गठित की गई है और उसकी जांच करें। दोबारा जिस लोगों को शिकायत थी कि इसमें न्याय नहीं मिला तो दोबारा से SIT गठित। इस बारे में कितने शर्म की बात है, जिन मंत्रियों का, जिन हमारे चुने हुए नुमाइंदों को हम सिराकों पर बिठाते थे, आज वो चोरों की भांति आते हैं और दुम दमा के भाग जाते हैं। इससे ज्यादा प्रजातंत्र में और शर्म की बात क्या होगी? आज हमें बिल्कुल हमारी किसान संघर्ष समिति को कोई पता नहीं थी, पलवल शहर के किसी वासी को ये नहीं पता थी कि जिन्हों को हम सर पर बिठा के हम स्वागत करते हैं
और वो चुपके से आए और जैसे ही पता लगी कि वे किसान संघर्ष समिति के लोगों को पता लगी है और हम वहां से पैदल वहां से निकले और ये लोग इन्होंने दुम दबा के भागने का काम किया कि 21 तारीख को ईंट से ईंट बजा देंगे। इनकी कैसी होली, कैसी दिवाली, इन लोगों को शर्म आना चाहिए। ना हमारे कोई किसान की बात उठा रहे हैं, ना हमारे शहीद भाई हैं उनकी कोई बात करते हैं। इससे पूरा इलाका बहुत गुस्से में है, लेकिन किसान फिर भी हम अपनी शांति का परिचय, आज भी हम शांति का परिचय दे रहे हैं और किसको भी शांति से हम अपना धरना प्रदर्शन, इनका विरोध। इनेलो नेता सुनैना चौटाला ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल का असली वंशज वही है जो उनकी विचारधारा पर चले। उनके परिवार के कुछ लोगों ने चौधरी देवीलाल के नाम पर जनता से वोट लिए और बाद में जनता के हित दूसरों के यहां गिरवी रख दिए। ऐसे लोग कभी चौधरी देवीलाल के राजनीतिक वारिस नहीं हो सकते। आपको बता दें कि पूर्व सीएम ओपी चौटाला और उनकी छोटी पुत्रवधू सुनैना चौटाला गुरुवार को जींद में पहली बार एक मंच पर एक साथ नजर आए थे। देखिए, दादाजी का कहीं भी विरोध कभी हो ही नहीं सकता। दादाजी मसीहा ही रहेंगे, लेकिन जो दादाजी की विचारधारा को अपनाएगा वही उनका सच्चा वंशज कहलाएगा। क्योंकि यदि मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो अबे भाई साहब हो, कोई भी हो, जो भी उनके विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं वो उनका वंशज, क्योंकि दादाजी ने कभी भेदभाव नहीं किया। दूसरी बात, जो लोग ये कह के उनके नाम पे जो वोट लेके आए हैं, हमें उसका खेद है बहुत बड़ा, क्योंकि दादाजी का नाम इतना सस्ता नहीं था जो उन्होंने उसका इस्तेमाल करके और फिर जनता को गिरवी रख दिया या बेच दिया बीजेपी के पास। तो ये एक बहुत ही उनके लिए बहुत गलत बात। बल्लभगढ़ में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां एक जीआरपी में तैनात सब इंस्पेक्टर ने अपनी ही बेटी की हत्या कर शव को जला दिया था। जिस मामले में बल्लभगढ़ सिटी थाने में सोहनपाल और उसके भाई के खिलाफ हॉरर किलिंग का मामला दर्ज किया गया। गौरतलब है कि 17 मार्च को युवती की हत्या की गई थी। और 15-3 तारीख को उनकी शादी डिसाइड हुई। 19/2 को उन्होंने अपनी सगाई भी कर ली। तो उसके बाद 18 तारीख को कल उन्होंने एप्लीकेशन दी है सागर ने कि उसके पास फ़ोन आया उसकी सहेली का कि भी कोमल ने सुसाइड कर लिया है, और रात को ही उससे बात हो रही थी। तो उसने शक जाहिर किया कि शायद ये सुसाइड नहीं है, और उन्होंने लड़की को दाह संस्कार भी कर दिए। तो उसके बयान के ऊपर, क्योंकि वो लीगली उसका पति भी था, दोनों बालिग भी थे, तो उसके बयान के ऊपर, उसकी दरख्वास्त के ऊपर एक अभियोग अंकित किया गया था 302 IPC 201 34 और 506 IPC के तहत उसके मामा और उसके पिता, उसके चाचा और उसके पिता के। कॉलेज टाइम से हम दोनों फ्रेंड थे, हम दोनों एक रिलेशनशिप में थे, और लास्ट में हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। तो उसके घर वालों ने इस बात से ऐतराज़ उठाया, जिससे मैंने 8 फरवरी 2021 को हिंदू रीति रिवाज से हम दोनों ने अपनी सर्वसम्मति से शादी की। इसके बाद उसके घर वालों ने आए और उन्होंने बोला कि हम तुम दोनों की शादी सामाजिक तौर तरीके से कराना चाहते हैं। और इसके बाद उन्होंने कोमल पर दूसरी शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया। और कोमल ने मुझे इस बीच बताती रही कि उसके घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं है और वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उसने मुझे कई बार बोला। और आखिरकार उन्होंने 17 फरवरी की रात को उसके साथ कुछ किया, मेरी उससे बात हुई कि उसके चाचा, पापा और उसकी दादी वो तीनों घर में थे। और उन्होंने 17 मार्च की रात को उसकी हत्या। सोनीपत के कोर्ट परिसर में पुलिसकर्मी द्वारा अपनी रिवॉल्वर से कैदी को गोली मारने का मामला सामने आया है। दरअसल गुरुवार को अजय को सोनीपत की जिला कोर्ट में लाया गया था। उसी दौरान अजय उर्फ बिट्टू को पुलिसकर्मियों ने 3 गोलियां मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। पूरे मामले को लेकर अजय के परिजनों ने अब कई खुलासे किए हैं। उन्होंने पुलिसकर्मी महेश पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि महेश खाकी की आड़ में अपराध का धंधा चलाता था, जिसके लिए वो अजय उर्फ बिट्टू की सहायता लेता था। उन्होंने बताया कि महेश ने बिट्टू से 15 लाख रुपए लिए थे, लेकिन जब बिट्टू ने उससे रुपए वापस मांगे तो उसने बिट्टू को मौत के घाट उतार दिया। और वहीं इस मामले में पुलिस ने पैसे के लेन देन के मामले को नकारा है। फिलहाल मृत कृष्ण की पत्नी के बयान पर 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये भाई लगता है जी मेरा। अच्छा। तो
बिट्टू भतीजा है। आप बताओ जी, इसमें ये भाषण गद्दार बन के धोखा कर रहा है हमारी गलियां। पहले तो प्यारा बनाया जी, मतलब मेरे भाई इसका भतीजा मतलब समर्थन दिया पूरा। इस दौर मतलब आए बाहर तो कांड भी करवाए हैं, पूरा साथ देगा नहीं है, पूरा इसका प्यारा अपने अनेक थाली रोटी खाई है, पैसे वाले अनजान भी फूक गया है। अब बाद में मतलब आए बाहर 15 लाख रुपये दे रखे थे भतीजे ने, वो मांगी तो इससे उल्टा उस पर आरोप थोप दिया। नूंह से पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को जेसीबी से कुचलकर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर सीएचसी नूंह से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर मामले की गहनता से छानबीन शुरू कर दी है। मौत के असली कारणों का तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। पुलिस ने 5 लोगों के नाम दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सड़क हादसे के एंगल से भी इस मामले की जांच कर रही है। रेवाड़ी के गांव भगवानपुर के राजकीय प्राथमिक स्कूल में महज 3 छात्र ही पढ़ाई कर रहे हैं। इस स्कूल में 10 कमरे हैं, लेकिन विद्यार्थी केवल 2 हैं, जिसमें भी कभी कभी ही वो स्कूल आते हैं। और यही हालत जो है बावलखंड के गांव धारण की ढाणी में भी बनी हुई है। यहां भी एक अध्यापक और एक ही छात्र है। ये हालात इसी साल नहीं बल्कि बीते साल भी इसी कदर थे। और इसी मामले पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले में 38 मिडिल स्कूल और 25 प्राइमरी स्कूलों को 1 किलोमीटर के दायरे में पढ़ने वाले दूसरे स्कूलों में मर्ज किया गया है। और वहीं 6 ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी बच्चे नहीं हैं और वहां पर 1 अप्रैल के बाद नई नियुक्ति की जाएगी। 5 तक का। अभी आपके पास कितनी बच्चे हैं यहाँ? 3 बच्चे हैं जी। अभी मौजूदा में एक ही बच्चे को पढ़ा रहे हो आप? हाँ जी। 2 बच्चे आते ही नहीं है ना? आते हैं, एक नहीं आ रहा। एक के पेरेंट्स ने मना कर दिया कोरोना की वजह से जी। अब मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगा। 2 आ रहे हैं। 2 आ रहे हैं। आज एक ही आया? आज एक ही। तो पूरे दिन आप एक ही बच्चे को पढ़ाते हो? हाँ जी, एक को पढ़ाएंगे। आखिर कारण क्या है कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं? ये दोनों गाँव इकट्ठे हैं जी, रास्ता है बीच में। और ये 1 से 5 है, वो हाई स्कूल है। उनके पेरेंट्स अपने बड़े भाइयों के साथ भेजना पसंद करते हैं। सिक्योरिटी हो जाती है कि भाई छोटे बहन भाई को ले आएंगे, इसलिए स्ट्रेंथ नहीं बढ़ पा रही। डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6 स्कूल ऐसे हैं, प्राइमरी स्कूल है 6 के 6, जहाँ पर एक भी अध्यापक नहीं है, टीचरलेस स्कूल। तो 3 तो बावड़ ब्लॉक में है, 1 रेवाड़ी ब्लॉक में है, 1 खोड़ ब्लॉक में है, 1 जंक्शन। सर जब टीचर नहीं है तो फिर कई दूसरी स्कूल से व्यवस्था कर रखी है हमने। हमारे क्लस्टर हैं जी, तो वहाँ का जो क्लस्टर हेड है उसको कह रखा है कि वो अपने पास से जहाँ पर उस क्लस्टर में फालतू टीचर है तो वो वहाँ से वहाँ भेज रहा है। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ खंड सिरसा की कार्यकारिणी ने उपायुक्त कार्यालय में मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन डीटीपीओ राजेंद्र सिंह को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि टीचर्स की परिवार पहचान पत्र सर्वे में ड्यूटी न लगाई जाए। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला प्रधान बंसीलाल झोरड़ ने बताया कि टीचर्स का काम केवल बच्चों को शिक्षा देना है, लेकिन प्रशासन और सरकार की ओर से उनकी ड्यूटी दूसरे प्रशासनिक कामों में लगा दी जाती है। टीचर्स ने मांग की कि जेबीटी अध्यापकों की परिवार पहचान पत्र सर्वे में ड्यूटी न लगाई जाए, क्योंकि लंबे वक्त से कोरोना के चलते स्कूलों में छात्र नहीं आ रहे हैं। जहां एक और अब छात्र आने शुरू हुए हैं और वहीं नए शैक्षणिक सत्र के प्रवेश भी शुरू हो रहे हैं। ऐसे में तमाम शिक्षण प्रक्रिया का प्रभावित होना स्वाभाविक है। इसके साथ उन्होंने मांग की फेसलिफ्टिंग पर खर्च राशि की अदायगी जिला परिषद की ओर से सीधे संबंधित फर्म के खाते में की जाए, न कि स्कूल प्रबंधन समितियों के जरिए संबंधित फर्म को। आज राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक कार्यकारिणियों ने संगठित होकर जिला अतिरिक्त उपायुक्त महोदय के माध्यम से शिक्षा मंत्री को 2 मेन मुद्दों पे जो है ज्ञापन सौंपा है। एक तो जिला परिषद द्वारा फेस लिफ्टिंग का कार्य करवाया गया है, कार्य टेंडर के द्वारा करवा कर और अध्यापकों को ये दबाव बनाया जा रहा है कि चेक तुम काटोगे, जबकि हमने काम करवाया ही नहीं है। तो हमारी एक मांग थी, एकमात्र मांग ये थी कि जिला परिषद ने यदि कार्य करवाया तो जिला परिषद उसकी पेमेंट करे, अध्यापक का उसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि 1 साल कोरोना काल के स्कूल खुलने के बाद स्कूलों में जो टीचर जब स्कूल के अंदर आए बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इन्होंने टीचर की ड्यूटी जो है सर्वे में लगा दी। तो हम इसका पूरी तरह विरोध करते हैं, पूर्ण बहिष्कार करते हैं कि हम कोई सर्वे नहीं करेंगे
और हम एकमात्र काम हमारा शिक्षक का है वो बच्चों को पढ़ाना और बच्चों को केवल पढ़ाएंगे। यदि इसके बाद भी सचेत नहीं हुई जिला प्रशासन और सरकार तो हमें कोई से भी कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, उसके लिए हम तैयार हैं। जब कोई व्यक्ति तनाव की स्थिति में आता है तो अपना काम नहीं कर पाता। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि 11वीं की परीक्षाएं 26 मार्च और 9वीं की वार्षिक परीक्षाएं 30 मार्च 2021 से शुरू हो रही। परीक्षाओं की डेट शीट बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर अपलोड कर दी गई है। जगबीर सिंह ने बताया कि 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 26 मार्च से 23 अप्रैल 2021 तक चलेंगी और वहीं 9वीं कक्षा की परीक्षाएं 30 मार्च से 17 अप्रैल 2021 तक चलेंगी। उन्होंने बताया कि ये जो दोनों परीक्षाएं हैं इनके लिए परीक्षा का वक्त सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सभी परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे सरकार की हिदायतों की पालना करते हुए परीक्षा केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना सुनिश्चित करें। छात्रों को अपने साथ पारदर्शी हैंड सैनिटाइजर और स्वयं के पीने का पानी की जो बोतल है वो भी साथ लेकर आनी होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 11वीं के लिए आज डेटशीट जारी की है। इसमें 9वीं कक्षा की परीक्षाएं 30 मार्च से शुरू होकर के 17 अप्रैल तक चलेंगी और 11वीं कक्षा की 26 मार्च से प्रारंभ होकर के 23 अप्रैल तक ये परीक्षाएं चलेंगी और प्रत्येक जिले से 1000 उत्तर पुस्तिकाएं बोर्ड काउंटर चेक करने के लिए मंगाता है कि किस प्रकार की अध्यापकों ने मार्किंग की है। और इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो संस्कृत विद्यालय हैं उनकी भी जो उत्तमा मध्यमा की परीक्षाएं जो लेनी थी वो परीक्षाएं इस बार लेगा 9वीं की। पूर्व प्रथा के अनुसार ही 9वीं और 11वीं के प्रश्न पत्र जो हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ही जिला शिक्षा अधिकारी को 2 दिन पहले उपलब्ध कराता है। पुलिस अभिरक्षा में सभी प्रश्न पत्र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से चल करके प्रत्येक जिला केंद्र पर जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय तक। सोनीपत रोडवेज डिपो की वर्कशॉप के कर्मियों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां 4.5 लाख की लागत से पुरानी बस को लग्जरी बस का रूप दे दिया गया। सोनीपत से चंडीगढ़ की यात्रा करने वाले लोगों के लिए सफर सुहाना बनाने के लिए किराए में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। साधारण किराए के साथ आधुनिक सुविधा बस के अंदर उपलब्ध कराई गई है। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन बसों से यात्रा करने वाले बिना मास्क के यात्री को मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवाया जाएगा। दरअसल बस डिपो की वर्कशॉप के कर्मियों ने 5 साल पुरानी बसों को नया रूप देते हुए लग्जरी में बदल दिया है। इस बस में यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, पंखे, डस्टबिन के साथ साथ मनोरंजन की भी सुविधा दी गई है। सोनीपत रोडवेज डिपो के जीएम राहुल जैन ने बताया कि ये बस 5 साल सड़क पर चल चुकी हैं और करीब 10 लाख किलोमीटर का सफर भी पूरा कर चुके हैं। करीब 1.5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वर्कशॉप में इसे नए सिरे से तैयार किया गया है, जिसके बाद ये बस अगले 5 साल सड़कों पर दौड़ पाएगी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में इस बस को सोनीपत से चंडीगढ़ रूट पर चलाया गया है, जिसके बाद जयपुर और शिमला जैसे रूटों पर भी बस यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए इसी तरह से इस बसों को तैयार किया गया है। इस बस की मेन विशेषता तो ये है जी, इस बस में हर एक सीट पे हमने चार्जर पॉइंट दिया है चार्जिंग के लिए। हर एक सीट पे हमने फैन लगवाया है। ऑडियो वीडियो म्यूजिक सिस्टम हैगा इसमें। और आगे का जो शीशा है वो सिंगल है, पीछे का शीशा सिंगल कलर है। स्टपनी के लिए अलग से साइड में स्थान है। पीछे सामान रखने के लिए हमने डिग्गी बनवाई है। और जो सीटें हैं वो इसकी लग्जरी टाइप हैं। और ये बस अभी तो हम चला रहे हैं चंडीगढ़ रूट पे। आगे जो बसें हम मॉडिफाई करवाएंगे उनको शिमला रूट पे, जयपुर रूट पे चलाने का मन है। उसके लिए हमने इसमें कूड़ेदान भी रखा है, डस्टबिन रखे हैं आगे और पीछे गेट के साथ, ताकि सवारी बस में कूड़ा ना डाल के उस कूड़ेदान में डालें। पानीपत में एक कलयुगी पिता की काली करतूत सामने आई है, जहां एक पिता पर 3 साल की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश के आरोप लगे हैं। कलयुगी पिता की इस करतूत की शिकायत करने वाली मासूम बच्ची की मां के अनुसार बेटी के साथ इस तरह की हरकत के बाद शख्स फरार हो गया था। मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मेडिकल जांच में भी बच्चे के साथ की गई करतूत की पुष्टि हुई। पुलिस ने कलयुगी पिता के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि पीड़ित बच्ची की मां की ओर से दर्ज शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की गई और आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया।
हाँ, चांदनीवाल थाने के इलाका की ये घटना है। 3 साल की बच्ची के साथ रेप अटेम्प्ट किया है उसी के फादर ने ही। वो FIR दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया है और जेल में। पलवल के अहरवा गांव के सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ का आरोप स्कूल के ही शिक्षक पर लगा है। मामले की शिकायत करने पर स्कूल के स्टाफ ने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब गांव के लोगों के विरोध के चलते मामला सदर थाना पुलिस तक पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी टीचर को गिरफ्तार करने का पुलिस दावा कर रही है। में इस टीचर का पहला केस नहीं है, पहले भी 3-4 दफे ये ऐसी गलत हरकत कर चुका है, परंतु समाज और स्टाफ की वजह से बात दबा दी जाती थी, परंतु अब सबके सामने आ गई है। इस वजह से गांव वालों ने खूब समझाने की कोशिश की कई बार, परंतु इन्होंने किसी की नहीं मानते हुए बार बार इस हरकत को अंजाम दिया। सर यहाँ पर छोटे बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ पे बताया कि किसी लड़की को, हमारे गाँव की लड़की को मास्टरों ने छेड़ा है और ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हमें नाबालिग लड़की पढ़ती है और यदि इनके साथ ऐसा होगा तो फिर आगे क्या होगा। जो मास्टर टीचर खुद स्वयं ऐसा करेंगे। और उन्होंने छेड़खानी का लगाया, मेरे को क्लास रूम से बाहर जो साइंस रूम है वहाँ पे बुलाया और वहाँ पे मेरे साथ छेड़खानी की है। क्या कार्रवाई चली है? इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया। फरीदाबाद की बड़खल झील के पास एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक युवक ज्वेलरी शॉप चलाता था। देर रात बड़खल के सरकारी होटल ग्रे फाल्कन में शराब पीने के लिए आया था। होटल से बाहर निकलने के बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच अधिकारी की माने हरीश अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर सरकारी होटल में गया था, जहां पर उसने शराब पी और कुछ खाया पिया भी था। बाद में हरीश का शव होटल के बाहर ही मिला। ये हम चौकी में थे तो चौकी में यहाँ से हमारे को ग्रीन फाइल है या वो होटल है सरकारी, यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई आदमी है शराब पी के नाम है यहाँ लेट रहा है। तो हम यहाँ मौके पर आए तो देखे तो उसके मुंह से क्या नाम है कोई नाक से क्या गंदगी लिख रही है और वो डेड हो पड़ा। रोयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल है, रंग काला, HR अपना 51 CV और इसकी ना 2547 नंबर है मोटरसाइकिल का। तो मोटरसाइकिल के नंबर से हमने इसके क्या नाम है एड्रेस निकाला। एड्रेस इसका निकला 1345 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 29। तो इनके घर वालों को परमिशन दिए, कुछ पड़ोसी आ गए, लेकिन इसकी जो पत्नी है वो लग रही है मेट्रो हॉस्पिटल, वो वहाँ जो पीछे साउथ के केरला के रहने वाले हैं। तो ये जेवलर का काम करता है। अब जो इनका हरीश नाम है इनका। हाँ, तो ये तो अब मैं पोस्टमार्टम के बाद में जो उसके बाद में पता चलेगी। जो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।